स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3 एज पर NEP 2020। तो आज हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें यूनिट नंबर 4 लिक्विडेटर्स अकाउंट। ये यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। यह यूनिट के अंदर आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल सम ही देखने को मिलेंगे। थियरी आपको इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेगी, पर थियरी आपको इस चैप्टर के लिए देखना इम्पोर्टेंट है। उसके रिलेटेड ही आपको सम पता चलेगा कि सम में किस तरह से कौन सी एंट्री की जाने वाली है। तो आपको इस यूनिट के अंदर एक आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाना होता है जिसको कहते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि लिक्विडेटर्स अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है। तो जब भी कोई भी कंपनी या तो कोई भी बिजनेस है वो वाइंड अप करती है, मतलब वो कंपनी बंद होती है, तब वो सारे जो असेट होते हैं और जो भी लायबिलिटी होती है उसको बेचना होता है। असेट को बेचना होता है, लायबिलिटी को पे करना होता है। तो जो भी सारे असेट हैं कंपनी के अंदर, जो भी सारे असेट लास्ट में बचे होंगे, वो सारे असेट को राइट ऑफ मतलब कि बेचना होता है, और उससे जो भी मनी हमारे पास आता है उससे हम लायबिलिटी पे करते हैं। उसी को कहेंगे लिक्विडेटर्स अकाउंट। तो ये जो लिक्विडेटर्स अकाउंट है उसमें कुछ ज़्यादा आपको लॉजिक दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वही सारी चीज़ें जो एक बिज़नेस है वो अपने असेट बेचकर जो लायबिलिटी फुलफ़िल करता है वो ही इसमें दिया गया है। लायबिलिटी की जो भी पेमेंट है वो सारी इस साइड आएगी, और जो भी असेट से हमको मनी मिला है वो इस साइड आएगा। ओके, तो लिक्विडेटर्स अकाउंट में और कुछ ज़्यादा आपको नहीं देखना है। इसमें आपको एक फाइनल स्टेटमेंट बनाना होता है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये एक सम आपको पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें आप लिक्विडेटर्स का फाइनल जो अकाउंट है, फाइनल जो स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर करने के आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसीजर है वो फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले आपको फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, ये जो क्रेडिटर दिए गए हैं वो आपको फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर जो भी आपके होंगे, जो क्रेडिटर है वो फुल्ली सिक्योर होंगे, तो वो क्रेडिटर को आपके सबसे पहले लिखना है। फिर है लिक्विडेटर्स अकाउंट, लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का जो भी एक्सपेंस है, जो भी लीगल एक्सपेंस या तो लीगल चार्जेस जो भी अप्लाई किए जाते हैं, लीगल चार्जेस जो भी पे करते हैं वो इधर आएगा। और फिर बाद में लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये आपको परसेंटेज में आपको सम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया गया होगा कि भाई आपकी टोटल ये जो अमाउंट है असेट बेच के जो आई है उस पे इतना आपको लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आपको पे करना होगा। ये आपको सम में ही दिया गया होगा, और ये तो आता ही है हर एक चीज़ में। ये लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हर एक सम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही। फिर है प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर। तो ये थर्ड स्टेप में आपको आएगा प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, जिसमें आपको टैक्सेस है, सैलरी है एम्प्लॉय की, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये एक अनसिक्योर क्रेडिटर भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो भी आपको टैक्सेस है, सैलरी है, प्रोविडेंट फंड प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी थर्ड नंबर के स्टेप में। फिर है फोर्थ क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसमें आएगा डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस एडिशनल इंटरेस्ट। फोर्थ स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको फ्लोटिंग चार्ज लगा होगा। और अदर क्रेडिटर वो हैव द फ्लोटिंग चार्ज ओवर असेट ऑफ द कंपनी। ओके, तो असेट के ऊपर जो भी फ्लोटिंग चार्ज लगता है वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिर फिफ्थ नंबर में है अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर जैसा हमने अबो थर्ड नंबर के स्टेप में देखा वैसा ही सब आएगा इसमें। फिर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड 7 नंबर पे है इक्विटी शेयर होल्डर रिमेनिंग अमाउंट। तो आपको पता ही होगा कि जैसे ये कोई एक कंपनी है वो अपने असेट बेच के अपनी लायबिलिटी पे कर रही है, ठीक है। तो असेट बेच के उसके पास जो भी अमाउंट आई
उसमें से उसने लायबिलिटी पे कर दी, पर फिर भी अभी कुछ अमाउंट बाकी है जो अभी तक बिजनेस मतलब कोई भी कंपनी है उसके पास अभी भी बची हुई है, जिसको कहेंगे हम सरप्लस। ओके, असेट बेच के जो अमाउंट है उसमें से लायबिलिटी पे कर दी, पर फिर भी कुछ अमाउंट हमारे पास अभी भी बची हुई है, उसको कहेंगे सरप्लस। अब वो सरप्लस का कंपनी क्या करेगी, तो ये जो सरप्लस है उसको कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी एज अ डिविडेंड। तो एज अ डिविडेंड कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को पे कर देगी वो अमाउंट एज अ डिविडेंड। और उसमें सबसे पहला राइट किसका होता है, तो आपने वो 11th-12th में भी पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है और फिर बाद में आगे जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ओके, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की और फिर बाद में आता है इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो इधर आपका ये जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही आपको पे करना होगा और फिर बाद में अमाउंट बचती है तो फिर आपको इक्विटी शेयर होल्डर को देना होगा रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो इस तरह से ही आपको ये जो पेमेंट साइड है उसमें आपको इसी तरह से आपको सारे ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाने हैं। सबसे पहले आपको सिक्योर क्रेडिटर एंड ड्यू ऑफ वर्कर्स। ओके, फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, फिर प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर। इस तरह से आपको पेमेंट साइड में लिखना होगा। आप अगर ये आपको ऐसा आपको आ रहा है एग्जाम में, तो आप सबसे पहले ये फॉर्मेट ही आप उधर लिख दो और फिर अगर समझो कि आपको सिक्योर क्रेडिटर की कोई अमाउंट मतलब कुछ भी उसका दिया गया नहीं है तो उसमें आप साइड में डैश कर सकते हो, पर आपको इसी तरह से पूरा लिखना होगा। ओके, फिर आते हैं रिसिप्ट साइड में। उसमें सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपको दिया गया होगा वही आपको लिखना होगा। फिर है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर का जो भी सरप्लस होगा वो हम इस साइड लिखेंगे। फिर है असेट रियलाइज्ड एंड कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स। ये सारी चीज़ आपको सम के अंदर पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हम सम के अंदर देखेंगे। तो सारी जो ये सब चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अमाउंट उसमें लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ आपको लाइन सर याद रखनी होगी और उसी के द्वारा आगे हमको ये पूरा सम क्लियर करना होगा। एंड लास्ट में अमाउंट बचती है तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इस चैप्टर ये यूनिट के अकॉर्डिंग हम सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।